नमस्कार, मैं अभिषेक व्यास आपका स्वागत करता हूं। ये कहानी है नेपाल और भारत के रिश्तों की। नेपाल भारत का पड़ोसी ही नहीं, भाई जैसा देश है। भारत और नेपाल से रिश्ते त्रेता युग से चले आ रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि भारत नेपाल के रिश्तों के बीच वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। यही नहीं, दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में जाकर व्यापार भी कर सकते हैं। दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक दूसरे देश में व्यापार करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। नेपाल आज पिथौरागढ़ रोड को लेकर विरोध कर रहा है। हमें इसे समझने के लिए पहले हमें इसके पीछे के इतिहास और इससे जुड़े हुए सियासी घमासान को समझना होगा। नेपाल की वामपंथी सरकार यह जानती है कि जिस रोड को लेकर वह बवाल कर रहा है, उसका उपयोग कैलाश मानसरोवर में भारत और नेपाल के लोग सैकड़ों सालों से करते आ रहे हैं। भारत सरकार ने लिपुलेख के कालापानी क्षेत्र से होती हुई 80 किलोमीटर की पक्की सड़क बनाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ही इस सड़क का उद्घाटन भी कर दिया। उद्घाटन के साथ ही नेपाल में हड़कंप मच गया। नेपाल के वामपंथियों ने भारत विरोधी प्रदर्शन भी किए। जिस रोड से दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने में सुविधा होगी, अब वही मार्ग दोनों देशों की सरकारों के बीच विवाद का कारण बन रही है। असल में नेपाल की वामपंथी सरकार ने कालापानी इलाके को लेकर जो तनाव के हालात बनाए हैं, उसके पीछे भी नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स का ही मेन रोल माना जा रहा है। सत्ता की चाह में यहाँ के लेफ्टिस्ट लीडर इस विवाद को अपनी अपनी तरह से कैश करना चाहते हैं और ऐसे ही लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। नेपाल में सरकार समर्थकों द्वारा भारत विरोधी प्रदर्शन और वहां के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को आपत्ति पत्र देकर संबंधों में खटास पैदा करने का ही प्रयास किया है। वहां के वामपंथी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने तो एक कदम आगे बढ़कर नेपाल सरकार को आक्रामक कार्यवाही का सुझाव दे डाला। यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी भारत विरोधी अभियान में अपने को कैसे पीछे रखते, सो उन्होंने भी नेपाल में फैल रहे कोरोना वायरस के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया। अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन ने ही कोरोना वायरस फैलाया है। अब ओली साहब को कौन समझाए? नेपाल सरकार की इन हरकतों को देखकर भला हिंदुस्तानी भी कैसे चुप रह सकते थे। भारतीय सेना के जनरल एम नरवणे ने एक संगोष्ठी में इस विवाद पर पूरी एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कह दिया कि नेपाल किसी अन्य देश के इशारे पर भारत से विरोध मोल ले रहा है। हालांकि उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, पर इशारा चीन की तरफ ही माना गया। भारतीय जनरल के इस बयान पर नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल आग बबूला हो गए और उन्होंने भी अपनी भड़ास निकाल ली। नेपाल सरकार ने विवाद बढ़ाने की हर तरह से कोशिश की है। अपने हिस्से की जमीन पर सीमा सुरक्षा चौकियां बना दी। 20 मई को नेपाल का नया नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में कालापानी के क्षेत्र को अपनी सीमा में दिखाया गया। अब वह 1816 की उस संधि को भी मानने से इनकार कर रहा है, जिसमें दोनों देशों की सीमाओं को तय किया गया था। जब सुगौली की संधि हुई थी, उस समय नेपाल के पास मैप प्रिंटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने जो नक्शे छापे, उन्हें सभी देशों ने स्वीकारा था। समय के साथ साथ देश के नेताओं की नीति और नीयत बदल ही जाती है। इसका उदाहरण नेपाल के मामले में हमें देखने को मिलता है। भारत के अधिकार वाली पिथौरागढ़ सड़क पर 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद नेपाल ने अपना दावा किया था। 2015 में भारत और चीन ने इस लिपुलेख क्षेत्र से व्यापार मार्ग चलाने का समझौता किया था। तब भी नेपाल ने विरोध किया। नेपाल ने लगभग 6 साल पहले प्रस्ताव रखा था कि दोनों देशों के विदेश सचिव बैठकर इस मामले को हल करें। ऐसा भी नहीं है कि भारत ने नेपाल के साथ विवाद को सुलझाया ना हो। सीमा विवाद के लगभग सभी मामले निपटाए जा चुके हैं। अब नेपाल काला पानी और सुस्ता के मामलों को उठाकर फिर से नए सिरे से विवाद तैयार कर रहा है। विवाद की यह जमीन भारत, नेपाल और तिब्बत के त्रिकोण पर स्थित है। भारत और नेपाल के विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। नेपाल के राजवंश ने सीमाओं के नजदीक के छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया था। ये हालात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दुश्मनी का कारण बने थे। 2 साल तक चले संघर्ष ने
नेपाल को अपनी 2/3 भूमि से हाथ धोना पड़ा था। युद्ध के बाद हुई सुगौली संधि से सब कुछ तय हो गया था। नेपाल अब पुराने मामलों पर विवाद खड़ा कर रहा है। 1814 का वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और पड़ोसी देश नेपाल में गोरखा शाह राजवंश के शासक राजा पृथ्वी नारायण शाह का शासन था। ब्रिटिश शासकों ने सीमाओं के विस्तार के लिए नेपाल पर हमला बोल दिया था। नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह की सेना ने 2 साल तक ब्रिटिश सेना का मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 वर्ष के युद्ध के हालात को देखकर ब्रिटिश हुकूमत ने 1816 में संधि करने में ही भलाई समझी। गोरखा राजवंश और ब्रिटिश शासकों के बीच बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए सुगौली संधि हुई, जिसमें नेपाल नरेश ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि काली नदी के पश्चिम के किसी हिस्से पर नेपाल का अधिकार नहीं है। इसी पश्चिम हिस्से में भारत की यह सड़क है जिस पर नेपाल विवाद कर रहा है, जबकि नेपाल के हिस्से में काली नदी का पूर्वी हिस्सा आता है। अब नेपाल सरकार काली नदी के पश्चिमी हिस्से को भी अपना बताने लगा है। इस संधि के मुताबिक नेपाल के बॉर्डर को विभाजित करने के लिए नदियों का सहारा लिया गया था, जिसमें वेस्ट बाउंड्री महाकाली नदी से और ईस्ट बाउंड्री मेची नदी के अनुसार होगी। आज भी भारत और नेपाल की बाउंड्री इन दोनों ही नदियों के अनुसार ही बनाई गई है। इन्हीं नदियों के साथ साथ भारत और नेपाल का बॉर्डर चलता है। दरअसल नेपाल के वामपंथी नेता प्रचंड और ओली के बीच सियासी घमासान चलता रहता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि पिछले दिनों प्रचंड ने ओली सरकार को गिराने का प्रयास किया था। प्रचंड अपने अभियान में सफल नहीं हो पाए थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर भारत को निशाना बनाया। नेपाल के ताजा विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने कुछ ना किया हो ऐसा भी नहीं है। भारत सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद नेपाल के नए नक्शे भी जारी किए गए थे और ओली सरकार ने संविधान संशोधन बिल भी संसद में पेश किया था।